आज अधिकारों के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में अधिकार का अर्थ, विशेषताएं, अधिकारों के प्रकार के विषय में अध्ययन किया। आज अधिकार विषयक सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करेंगे। समय समय पर विचारकों ने अधिकारों की उत्पत्ति एवं प्रकृति के विषय में विभिन्न सिद्धांतों प्रस्तुत किए। अधिकारों की धारणा समय परिस्थिति के आधार पर बदलती रही है। समय समय पर अधिकारों के विषय में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जो इस प्रकार है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत है। अब देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन काल में यूनानी चिंतन में सोफिस्टों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार मानव की प्रकृति के विवेक संगत ढंग से संचालित होने के कारण सर्वत्र लागू होते हैं। पोलिबियस और सिसरो जैसे रोमन विचारकों ने प्रकृति के कानून पर बल दिया तथा उन्होंने यह कहा कि अनिवार्यतः राज्य के कानून को उसके अनुरूप होना चाहिए। इस सिद्धांत का मानना है कि मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है। ये अधिकार मनुष्य को प्रकृति से मिले हैं और समाज व राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर सामाजिक समझौतावादियों ने प्रबल समर्थन किया है। जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत हैं, उनका सामाजिक समझौतावादियों ने प्रबल समर्थन किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने यह विचार दिया कि कुछ अधिकार राज्य के उद्भव से पहले अर्थात प्राकृतिक अवस्था में भी विद्यमान थे, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा है। इन अधिकारों का सृजन राज्य द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं था, बल्कि राज्य का जन्म प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने व इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। हॉब्स ने जीवन या आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, जिसको राज्य का संप्रभु भी नहीं छीन सकता। अर्थात हॉब्स ने व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, यह एक प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन हॉब्स ने संपत्ति के अधिकार की बात नहीं की है। जॉन लॉक ने 3 अधिकारों को मौलिक रूप से प्राकृतिक माना है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार राज्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता या इस कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो उसके स्थान पर प्राकृतिक अधिकारों की प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए नए शासक को चुना जा सकता है। और लॉक संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्व देता है। रूसो के विचार से व्यक्ति अपने सारे अधिकार सामान्य इच्छा को सौंप देता है, जिससे कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। रूसो का सामाजिक अनुबंध व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता वापस दिलाने का ही एक अभियान है। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है पर और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक विचारकों के अनुसार शुरुआत से ही व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे तथा समझौता करते समय वह अपने इन अधिकारों में से कुछ को त्याग इसलिए करता है या सौंपता है कि उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। मिल्टन, वाल्टेयर, दिदरो,
टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैक स्टोन आदि विचारकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार किया है। स्पेंसर का विचार है कि समान स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इतिहास का अध्ययन करें तो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा अनेक क्रांतियों की प्रेरणा स्रोत रही है। अमेरिका की 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा और 1789 की फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल किया गया है। अमेरिका की 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा में यह कहा गया था कि मनुष्य जन्म से समान है और विधाता ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते। इसी प्रकार 1789 की फ्रांसीसी घोषणा में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सुरक्षा और संपत्ति को मनुष्य के प्रमुख प्राकृतिक अधिकारों में गिनाया गया था। C.E.M. जॉर्ज ने अपनी पुस्तक गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स में प्राकृतिक अधिकारों के बारे में निम्न बातें बताई हैं। मनुष्य का अस्तित्व समाज से पहले हुआ है और नैतिक एवं तत्वमीमांसीय धारणा के अनुसार मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसे कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं जिनके माध्यम से सामान्य प्रकृति और सृष्टि की उस योजना को लागू करने में भूमिका निभा सके। मनुष्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए समाज का निर्माण करता है। इस प्रकार अधिकारों की रक्षा के लिए समाज का वो निर्माण करता है और इस प्रकार अधिकारों की रचना समाज द्वारा नहीं होती, अपितु वे व्यक्तियों के द्वारा समाज में लाए जाते हैं और समाज का उद्देश्य मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करना होता है। यदि समाज या राज्य रक्षा करने में असफल होता है तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। ये उन्होंने विचार दिए हैं। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक माने गए हैं और जिनसे मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत की विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर आलोचनाएं भी की है, जिसमें G.D. रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द की परिभाषा देना अति कठिन है, बल्कि असंभव है। क्या इसे यथार्थ जगत के अर्थ में लिया जाए या आदर्श के अर्थ में? इनका मानना है कि जब प्राकृतिक का अर्थ ही निश्चित नहीं तो प्राकृतिक अधिकारों की कोई सर्वसम्मत सूची कैसे तैयार की जा सकती है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आखिर इनमें कौन से प्राकृतिक में विश्वास करते हैं, यह स्पष्ट नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक सिद्धांत की पूर्ण धारणा अस्पष्ट रह जाती है और प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एक मत नहीं है। इस सिद्धांत के कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ अन्य विचारक आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के आधार पर समाज की जटिल समस्याओं को हल कैसे किया जा सकता है। अब है अगला अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा नहीं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। इस प्रकार अधिकार राज्य की इच्छा तथा कानून के परिणाम होते हैं। इस सिद्धांत के हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन आदि विद्वान समर्थक हैं और इस सिद्धांत की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ऑस्टिन के द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के बारे में अधिकारों को परिभाषित करता है, उनकी सीमाएं निर्धारित करता है तथा उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य ही इस बात का निर्धारण करता है कि क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है। राज्य ही अधिकारों को निश्चित करता है।
इन अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य कानून बनाता है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अधिकारों के कानूनी या वैधानिक सिद्धांत की आलोचना भी की गई है कि अधिकारों का कानूनी सिद्धांत केवल राज्य को ही अधिकारों का स्रोत मानता है, जबकि आलोचकों का मानना है कि राज्य अधिकारों का एकमात्र स्रोत नहीं है। यदि हम यह मान लें कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र स्रोत है, तो इसके परिणाम स्वरूप राज्य निरंकुश हो जाएगा और शासक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अंत कर देंगे। इस प्रकार यह सिद्धांत राज्य को अधिकारों का एकमात्र स्रोत बताकर उसे निरपेक्ष बनाता है। अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। कमियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समकालीन समय में राज्य के बाहर अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता, कि राज्य के बाहर अधिकारों का संरक्षण संभव नहीं है। अब है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है वह मानता है कि अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज किसी रूप में स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। किसी भी समाज में वर्षों से चले आने वाले रीति रिवाज और परंपराएं धीरे धीरे अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की कमी यह है कि सभी अधिकार केवल रीति रिवाज के परिणाम नहीं होते। अगला है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि अधिकार समाज कल्याण की आवश्यक शर्त है। अधिकार का निर्माण समाज करता है, अतः जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो उसे अधिकार मान लेना चाहिए। और उपयोगितावादियों ने अधिकारों के इस सिद्धांत का विशेष रूप से समर्थन किया है। उनकी दृष्टि में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही सारी अधिकार व्यवस्था का आधार होना चाहिए। बेंथम, मिल और लास्की इस सिद्धांत के समर्थक हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह लोक कल्याण या समाज कल्याण की बात करता है, लेकिन व्यक्तिगत कल्याण की अपेक्षा करता है। लेकिन इसका महत्व भी है। जो समाज कल्याण सिद्धांत है इसका महत्व भी है, क्योंकि यह अधिकारों के समाज कल्याण के सिद्धांत की बात करता है, जिसका उपयोग समाज कल्याण के हित में किया जाना चाहिए।